नमस्कार दोस्तों, सृजन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमने जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था विद्युत धारा। ठीक है, और विद्युत धारा में हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके थे कि आवेश बेसिकली होता क्या है, करंट बेसिकली होती क्या है, किस तरह से फ्लो होती है, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। उसी के साथ पढ़ते पढ़ते हम वहाँ पर पहुँचे थे कि यार एक्चुअल में करंट तो बहती है, लेकिन क्या इसके मार्ग में कुछ अवरोध भी आता है क्या। तो हमने बात करी थी हाँ यार, करंट के मार्ग में कुछ ना कुछ बैरियर तो आता है, कुछ ना कुछ अवरोध तो आता है, और उस अवरोध को हमने क्या नाम दे दिया था, प्रतिरोध नाम दे दिया था। ठीक है सर, प्रतिरोध हमने बताया था कि क्या आवेश प्रवाह में या आवेश के मान में जो अवरोध उत्पन्न कर देता है वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ओके, अब प्रतिरोधों की हमने बात करी थी तो हमने बताया था कि प्रतिरोध जो होता है ना वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने बताया था फॉर अ कंडक्टिंग वायर, अगर हमने एक वायर ले लिया जो कंडक्टिंग वायर एक चालक तार है, तो हमने बताया था कि जो प्रतिरोध होता है ना इस चालक तार की लंबाई के तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये कहा था हमने कि जो R होता है ना, R वो लंबाई के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले सर कि हमारे पहले मेरी लंबाई L थी, ठीक है, अब सेकंड केस में मैंने क्या करा, मेरी लंबाई को 2L कर दिया, तो अब प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सुनिएगा, जब लंबाई L थी तो मुझे पता है मेरा प्रतिरोध क्या रहता है, R रहता है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने लंबाई को दुगना किया, अब मुझे पता है कि प्रतिरोध तो लंबाई की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे ही लंबाई को दुगना करूंगा तो क्या प्रतिरोध भी मेरा दोगुना हो जाएगा क्या, बोलो क्लियर है क्या। चलिए, सिमिलरली अगर कोई आपसे फिर से एग्जाम्पल में बात कर दे और बोल दे कि सर नहीं मैं तो लंबाई को आधा कर रहा हूं, अब अगर लंबाई को आधा किया है तो सर बताइए प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बोलो। बिल्कुल, प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, एक केस हमने बताया था कि लंबाई के तो डायरेक्टली समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें भी इस तरह का एग्जाम्पल बन सकता है कि मैंने क्या करा, पहले जब मेरा एरिया A था ना, अब मैंने उस एरिया को बदलकर क्या कर दिया, A/2, मतलब आधा कर दिया। ठीक है, आधा कर दिया तो पूछा जा रहा है कि सर जी प्रतिरोध का मान क्या होगा। ओके, अब आप मुझे बताइए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, है कि नहीं है। चलो, अगर एरिया सिर्फ A था तब प्रतिरोध क्या था, R, लेकिन जैसे ही एरिया A/2 कर दिया तो अब R डैश जो मेरा नया रहेगा, क्या वो 1 एरिया की जगह A/2 लिख दूं क्या। चलो साहब, क्या R डैश बराबर ये 2/A हो गया क्या। ठीक है, अब देखो 1/A जो नॉर्मल रहता है 1/A वो तो R होगा ना, तो क्या ये 1/A को मैं वापस से R लिख सकता हूं क्या। इसका मतलब जब मैं क्षेत्रफल को आधा कर देता हूं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल आ जाए सर कि नहीं 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 प्रतिरोध का मान बताओ बताओ बताओ, लेकिन कब, जब एरिया का मान क्या कर दिया है, दोगुना। अरे एरिया को दोगुना कर दिया, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। जब एरिया दोगुना कर दिया तो R डैश का मान क्या, अब 1/A की जगह 2A हो जाएगा क्या। अब मेरे को पता है कि 1/A तो R होता है, तो क्या मैं इसे R/2 कर दूंगा क्या। इसका मतलब ये बात आप हमेशा याद रखना, अगर सिर्फ लंबाई की ही बात की जाती है तब सिर्फ लंबाई में ही परिवर्तन देखना है, जब सिर्फ एरिया की ही बात की जाए तब सिर्फ एरिया में ही परिवर्तन देखना है। ठीक है, अदर फैक्टर को नेग्लेक्ट करके चलना है कि अदर फैक्टर में कोई चेंजेस की बात नहीं की जा रही है। अगर दोनों में बात होती है ना, फिर हमको पूरा वॉल्यूम लेना पड़ता है, लेंथ और एरिया, क्लियर है, तब उसकी बात होने लग जाती है। अदरवाइज आपको क्या कैलकुलेट करना है, अगर सिर्फ लंबाई की बात की जाए या सिर्फ क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको चेंजेस देखने हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि प्रतिरोध जो होता है ना ताप पर भी निर्भर करता है और प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और हमने बताया था कि अगर हम देखा जाए ना तो सर्वाधिक चालकता किसकी होती है, चांदी की, इसका मतलब उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है, पहले चांदी था, फिर तांबा है, फिर सोना है, फिर एल्यूमिनियम है। ठीक है, और इसको चलते चलते हम टॉपिक पहुंच गए थे सर प्रतिरोधों का संयोजन। कहाँ पहुंच गए थे, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, या रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस
टेंसेस। ठीक है, हमने वैसे पढ़ रखा है इसको, बचपन में पढ़ा हुआ है कि प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह का होता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब एक तो श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। चलो दोनों पे बात करते हैं। सुनिएगा, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, अगर विद्युत की बात हो रही है ना तो पक्का है धारा है, और धारा जब आएगी तब प्रतिरोध की बात तो होगी ही होगी। अवरोध है ना सर, करंट को कंट्रोल भी कर लेता है। तो एक तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और एक हो गया समांतर क्रम संयोजन। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोनों को साथ साथ लेकर चल रहा हूं, दोनों की एक ही टेबल में बात कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सुनिएगा अंतर क्या है और किस तरह से इसको समझना है। देखिएगा, मैं अगर बात करूं, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ 3 रेजिस्टेंस लेकर चल रहा हूं। कितने रेजिस्टेंस? 3। रेजिस्टेंस का सिंबल हम यही लेकर चलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब मैंने क्या करा सर, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी एंड ये पॉइंट डी। चलो सर, मैंने क्या करा, मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, उनको कैसे जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। इसका मतलब मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, उसके साथ दूसरा कनेक्ट कर दिया, उसके साथ तीसरा कनेक्ट कर दिया, चाहो इधर से कनेक्ट कर दो। इसका मतलब क्या, एक ही वायर के साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करता जा रहा हूं क्या? तो ऐसा कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो, रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। मैं मान रहा हूं मेरा ये R1 है, ये R2 है और ये R3। कोई समस्या? चलो साहब, अब मैंने क्या किया ना, रेजिस्टेंस की बात हो गई, अब मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये मेरी बैटरी है और जिसका विभवांतर कहें, वोल्टेज कितना है? V, ये वोल्टेज है। और ये एक स्विच है, स्विच कुंजी जिसे आप कहते हैं स्विच, ये क्या है? K। अब होगा क्या सर, जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूंगा, इसका मतलब मैंने स्विच ऑन कर दिया। जैसे इस स्विच को ऑन किया, क्या सर्किट में करंट फ्लो होगी? क्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, और करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस, मतलब करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। क्लियर है? ओके। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, एक सर्किट में क्या बहने लग गई? करंट बहने लग गई। ठीक है साहब, अब आप मुझे बताइए, क्या जब करंट यहाँ से इस वायर में जा रही है, यहाँ जा रही है, क्या इसको कोई अलग ब्रांच मिली? क्या अलग ब्रांच मिली? क्या नहीं मिली। इसका मतलब इस सर्किट में जहाँ ये करंट है, वहाँ भी यही रहेगी, यहाँ भी यही रहेगी, यहाँ भी यही रहेगी, यहाँ भी यही रहेगी, यहाँ भी यही रहेगी। इसका मतलब इस सर्किट में पूरे में करंट कौन सी फ्लो होगी? I फ्लो होगी। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। वही संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो फिर सर बदलेगा क्या? बदलेगा। इस रेजिस्टेंस का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस रेजिस्टेंस का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इस रेजिस्टेंस का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों होगा? हमने ओम के नियम में पढ़ा है, V बराबर IR। ठीक है, I सेम है ना, लेकिन R तो डिफरेंट है। एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है, तो क्या V भी चेंज होगा? क्या बिल्कुल होगा। एक का 1, एक का 2 और एक का 3। बोलो कोई समस्या? इसका मतलब ऐसा संयोजन जिसमें धारा तो रहे समान और विभवांतर क्या रहे? विभवांतर रहे असमान या डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसा संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। चलो साहब, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसके सिरों पर विभवांतर V1, इसके सिरों पर विभवांतर V2, इसके सिरों पर विभवांतर V3। तो अगर मैं कुल विभवांतर की बात कर लूं, कुल विभवांतर, क्या टोटल जो बैटरी से था, क्या टोटल इसके बराबर हो जाएगा? क्या V1 प्लस V2 प्लस V3? बोलो। चलो, कुल की बात करें तो V बराबर IR। किसके नियम से? बोलो जल्दी बोलो। ओम के नियम से।
अच्छा, पहले के लिए क्या आई R1 हो जाएगा क्या, क्योंकि धारा का मान तो एक समान है। ओके, दूसरे के लिए आई R2 हो जाएगा क्या, और तीसरे के लिए आई R3 हो जाएगा। देखो सर, क्या इसकी मैं अगली स्टेप इस तरह से बता सकता हूं क्या, आई कॉमन आ गया, क्या ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा क्या, आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो R बराबर क्या आ गया मेरा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब कि जब भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा हो और आपसे बोला जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो सर जी जितने भी दे रखे ना सबको डायरेक्ट क्या कर दो, जोड़ दो, सबको डायरेक्ट क्या कर दो, जोड़ दो, और हमको सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाता है। इसका मतलब मैं ये कहूं R इक्विवेलेंट है, ये EQ तुल्य, क्या कर सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो क्लियर है क्या, कोई समस्या? देख लो, श्रेणी क्रम इस तरह से होगा, विभवांतर अलग अलग होगा लेकिन धारा का मान क्या रहेगा, एक समान बना रहेगा पूरे सर्किट में। ठीक है, देख सकते हैं, कोई समस्या? चलो पैरेलल पे आते हैं। पैरेलल में क्या होगा, बिल्कुल इसका इन्वर्स है सर, बिल्कुल इसका इन्वर्स है। किस तरह से बात करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास वही 3 रेजिस्टेंस हैं लेकिन इस बार वो समांतर क्रम में जुड़ेंगे। क्या इस तरह से मैं जोड़ सकता हूं क्या, देखो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, इस तरह का कॉम्बिनेशन हो गया। ये 2 जंक्शन पॉइंट मैंने बना दिए, ए और बी। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस वही R1, इसका रेजिस्टेंस वही R2 और इसका रेजिस्टेंस वही R3। चलिए साहब, इसको भी किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक स्विच लगा दिया। ये लीजिए सर, ये बैटरी है और इस बैटरी का मैं वापस से विभवांतर क्या ले रहा हूं, V। ये स्विच है जिसे मैं K से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब होगा क्या, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया सर, ऑन करते ही मुझे पता है सर्किट में करंट फ्लो होगी सर, यहां तक भी वही फ्लो होगी जो यहां से फ्लो हो रही है आई। अब जैसे ही मैं इस जंक्शन पॉइंट पे गया, मैंने देखा यार इसकी तो अलग अलग ब्रांच आ गई और अलग अलग ब्रांच में भी रेजिस्टेंस अलग अलग है, और रेजिस्टेंस अलग अलग होने के कारण हर एक ब्रांच में धारा क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्प्लिट, मतलब सब में रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग धारा बहने लग जाएगी, हाँ या ना? ओके, तो मतलब ऐसा संयोजन जिसमें धारा का मान तो क्या रहता है, अलग अलग, तो समान क्या रहेगा? अरे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप विभवांतर की बात करते हैं तो एक वोल्टमीटर लेते हैं और वोल्टमीटर सदैव परिपथ के कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्या समांतर क्रम है? इसका मतलब क्या विभवांतर एक समान रहेगा क्या, इसका भी V, इसका भी V और इसका भी V। अरे वाह, तो मतलब ये तो बिल्कुल इन्वर्स हो गया सर। ऐसा संयोजन जिसमें धारा तो रहे असमान, धारा तो रहे असमान, जबकि विभवांतर क्या रहे, विभवांतर क्या रहे, समान रहे, तो ऐसा संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब देखो, अब मैं अलग अलग ब्रांच की बात कर लेता हूं, इसकी। चलो मैं ब्रांच ए से ऊपर वाली ब्रांच की बात कर लेता हूं, ठीक है? तो मैं कह सकता हूं क्या मेरी R1 में जो धारा बहेगी, R1 में प्रवाहित धारा जो है कितनी रहेगी सर, बताओ, आप ही बताओ। क्या मैं इसको I1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, I1 से। I बराबर ओम का नियम बताओ, V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन R, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सा है, 1। विभवांतर क्या रहेगा, एक समान। अरे वाह, R2 के लिए बता दो, क्या V अपॉन R2 हो जाएगा क्या? R2 के लिए I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R2, और R3 के लिए I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R3। अरे ये तो बहुत ही सही हो गया सर। अगर मैं परिपथ में कुल धारा चाहता हूं, कितनी धारा, कुल धारा, क्योंकि आई गई थी ना, आई मिलनी चाहिए,
I बराबर क्या मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकता हूँ क्या? ये कुल सर्किट की है, पूरे परिपथ की। ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R होता है क्या? अरे वाह, 1 2 3 वो रही वैल्यू, पुट कर दीजिए। V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन, क्या V कॉमन आ जाएगा क्या V कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा? इसका मतलब मेरे पास जो 1 अपॉन R बचेगा वो क्या होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अच्छा, इसका मतलब मुझे अगर समांतर क्रम में इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए मुझे जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे ना उनको 1 अपॉन करके क्या कर देना है? जोड़ देना है। 1 अपॉन करके क्या कर देना है? जोड़ देना है। बोलो क्लियर है क्या? तो ऐसा संयोजन जिसमें धारा रहे समान, विभवांतर असमान, श्रेणी क्रम। ऐसा संयोजन जिसमें धारा असमान और विभवांतर समान, समांतर क्रम। इसमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं, सबको एक साथ जोड़ देना है। इसमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं, सबको 1 अपॉन करके क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्लियर है? अब देखिएगा सबसे अच्छा तरीका सर, कि अगर मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस दे रखे हो, समांतर की बात कर रहा हूं, श्रेणी में तो क्या करना है? डायरेक्ट जोड़ देना है, कोई मजा ही नहीं है, बढ़िया है, इजी है। लेकिन समांतर में सुनिएगा, मैं नोट लगा के अगर आपको एक बात बताऊं, यदि 2 रेजिस्टेंस हो, यदि 2 प्रतिरोध दिए हों, कितने प्रतिरोध? 2 प्रतिरोध दिए हों, तो अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो पता है क्या करना है? सुना, ऊपर तो कर देना है दोनों का गुणा, ऊपर तो कर देना है दोनों का गुणा और नीचे कर देना है दोनों का योग। कैसे? मतलब सुनिएगा, जैसे मैं 2 रेजिस्टेंस मान लीजिए मैं कह देता हूं मेरे पास तो एक तो 2 ओम है और एक 3 ओम है, 2 ओम और 3 ओम, तो इक्विवेलेंट क्या करना है? सुनना, ऊपर तो करना है दोनों का गुणा और नीचे करना है दोनों का योग। कैसे? कि 2 × 3 और 2 + 3, इसका मतलब 6/5, ये मेरा R इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R इक्विवेलेंट। आप कहेंगे सर सही क्या ये? इससे चाहिए मेरे को, तो इससे करके बताओ कि सच में सही आ रहा है क्या? लो लो लो, ये रहा फॉर्मूला, कर लो। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हमको पता है, पैरेलल में जोड़ते हैं 1/2 प्लस 1/3, एलसीएम लो सर, 6 3 बार और ये 2 बार, कितना आया? 5/6। आपको कह रहे सर मैच क्यों हो रहा? अरे सर जी ये तो R इक्विवेलेंट थोड़ी ना निकला है, अभी तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकला है, मुझे तो R इक्विवेलेंट चाहिए। उल्टा कर दो सर, 6/5। बोलो क्लियर है? सेटिस्फाई हो? अगर 2 रेजिस्टेंस दे रखे हो ना पैरेलल में, तो ऊपर तो कर देना है दोनों का गुणा और नीचे कर देना है दोनों का योग। बोलो क्लियर है क्या? कोई समस्या नहीं है? सुनो ध्यान से, ये इतने काम के हो जाते हैं ना कि इनकी ट्रिक्स बन जाती हैं। ट्रिक्स किस तरह से कि हमको है ना ये वर्बली आने चाहिए, कि हम बार बार इतना करने बैठेंगे, इतना टाइम नहीं होता है सर। पेपर है, कंपटीशन है, स्पीडली क्विकली आपको आंसर देना है, क्विकली, ठीक है, सेकंड्स में, हमारे पास मिनट्स भी नहीं है, ठीक है ठीक है। चलो अब हमने समांतर क्रम संयोजन भी पढ़ लिया, श्रेणी क्रम संयोजन भी पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा किया पढ़ लिया। लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं ना उस पे हम बात कर लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स, तभी तो प्रैक्टिस होगी, होगी नहीं होगी। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्या बन जाएंगे? परफेक्ट बन जाएंगे। चलिए साहब, प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस किस तरह से करनी है मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चंस के साथ ही बताऊंगा। सुनना, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे पास 2-2 ओम के 2-2 ओम के इस तरह से 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। कितने रेजिस्टेंस? 4, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और मुझसे बोल रहा है ए व बी के मध्य कौन सा प्रतिरोध? तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं सर? प्रश्न क्या कह रहा है समझो। 4 रेजिस्टेंस दिए, चारों को जोड़ दिया, एक ही तार में जोड़ दिया, और बोला जा रहा है कि सर ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या करें सर? अरे ये तो देखने से लग रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है,
क्या कर दो सर, आर इक्विवेलेंट निकालना है किसके बीच का, ए बी का। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। क्या करना है, सबको जोड़ देना है, 2 + 2 + 2 + 2 सबका आ गया होगा आंसर 8 ओम। ठीक है, अब देखो ट्रिक क्या है, ध्यान रखना। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस सेम हो ना, सारे रेजिस्टेंस अगर सेम हो तो कैसे निकालना है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको लगाना है फॉर्मूला एन आर। क्या लगाना है, एन आर। एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, कितने प्रतिरोध जोड़े हैं, और आर दे रखा है जो सेम, मैं कह रहा हूं वापस से जितने भी दे रखे सारे के सारे सेम होने चाहिए। तो आर क्या है, एक रेजिस्टेंस है, सिंपल, किसी भी एक का रेजिस्टेंस। अब देखो यहां पर 2 ओम के कितने थे, 4, और एक का रेजिस्टेंस कितना है, 2। देखो सर डायरेक्ट आ गया क्या आंसर, 8 ओम आ गया क्या। प्रश्न ऐसे आएगा सर, प्रश्न ऐसे आएगा, डायरेक्ट नहीं देगा, वो बोल देगा भाई साहब मैंने तो क्या कर दिया, मैंने तो 10 ओम के रेजिस्टेंसों को सीरीज में जोड़ दिया, और मैंने जो 10 ओम के रेजिस्टेंस लिए ना वो संख्या में 20 है। कितने, 20। अरे तो अब क्या आप ऐसे जोड़ोगे, 1 2 3 4, इतनी बार 10 को जोड़ोगे ना, कितने हैं संख्या में, 20। एक का रेजिस्टेंस कितना, 10। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया सर, 200 ओम। बोलो क्लियर है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा सर, सीरीज में बड़ा काम का है। ठीक है साहब, चलो मैं दूसरे प्रश्न पे आ जाऊं, दूसरे प्रश्न पे आ जाऊं। तो ये तो ट्रिक थी इसलिए मैंने रफ कर दी, लेकिन आपको याद होनी चाहिए किससे निकालना है, एन आर से। चलो साहब दूसरे प्रश्न पे आ रहा हूं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न किस प्रकार का आ रहा है। आज जो क्लास है ना वो इसीलिए बनाई गई है क्योंकि आज की क्लास सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर ही बेस्ड है, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार क्योंकि बड़े काम का चैप्टर है। जब भी धारा की बात होती है तो रेजिस्टेंस की बात ज़रूर होती है। इस तरह का एक डायग्राम है जिसमें 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम और 1 ओम के रेजिस्टेंसेस आ, और बोल रहा है भाई ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताओ। बताओ साहब, डायग्राम को देखो, ए बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध बताओ। क्या बताओगे, देखो यहां से यहां के बीच क्या मैंने देखा कोई और संधि बिंदु आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो क्या मैं अगर इस वायर को पकड़कर खींच दूं, इस वायर को पकड़कर खींच दूं तो क्या पूरे के पूरे रेजिस्टेंस एक सीरीज में बन जाएंगे क्या, सारे के सारे रेजिस्टेंस एक ही सीरीज में जम जाएंगे क्या। हाँ यार ये तो सीरीज में जम जाएंगे, और जैसे ही सीरीज में जम जाएंगे मुझे पता है सीरीज का तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है सर, 1 2 3 4 5 6। आंसर क्या आ जाएगा, सबको जोड़ दो, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितने हो गए, 6 ओम। इसका मतलब इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 6 ओम होगा। बड़े इजी प्रश्न थे, समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं थोड़े से टफ की तरफ। टफ की तरफ कैसे है देखना, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक और रेजिस्टेंस, ठीक है, ए बी, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक और रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के जो सिंबल्स हैं थोड़े से अजीब बन गए, लेकिन मान के चलिए क्या है, रेजिस्टेंस इस तरह से, ओके। इसका प्रतिरोध दे रखा है आर, इसका दे रखा है आर, इसका दे रखा है आर, और इसका दे रखा है आर। अब बताइए सर, ए व बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, बोलो कैसे सॉल्व करोगे। किसके मध्य पूछ रहा है, ए और बी। क्या यहां से यहां तक इस वायर में कहीं से कहीं तक कोई जंक्शन पॉइंट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। क्या यहां से यहां तक मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा।
तो इसका मतलब ये एक पूरा कंप्लीट वायर है और ये भी पूरा एक कंप्लीट वायर है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब मेरा ये सर्किट कुछ इस तरह का बन गया क्या? इन दोनों को क्या आपस में जोड़ सकता हूं? अरे हाँ यार, ये तो आपस में जुड़ गया। ये लो, ये लो, जुड़ गया तो कितना हो गया? 2R। क्या नीचे भी 2R हो जाएगा क्या? अरे ये तो बड़ा इजी हो गया। अब तो ये दोनों आपस में किसमें हो गए? पैरेलल में। और पैरेलल में देखो, क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? अरे वाह, मुझे तो बताया था सर ने। इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर दोनों का गुणा, नीचे दोनों का योग, 4/4। इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? 1 ओम। बोलो क्लियर है? ऐसा भी निकाल सकते हो सर, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आया 2, 1 + 1, इसका मतलब 1/2, सॉरी 2/2। मुझे आर ही क्यों चाहिए? तो भी क्या आएगा? 1 ओम आएगा क्या? ठीक है, कोई समस्या? चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए हैं, चौथे पे आते हैं। जब सीरीज की ट्रिक हुई है तो पैरेलल की भी कोई ना कोई तो ट्रिक होगी। 4th क्वेश्चन पे आते हैं सर। मान लीजिए मुझे इस तरह का कॉम्बिनेशन दे रखा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये लो सर, यहाँ से यहाँ बना लेता हूँ पॉइंट। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताओ। लेकिन कब? जब सारे के सारे रेजिस्टेंस कितने हो? आर ओम, आर ओम, आर ओम, आर ओम के। तो आर ए बी का मान क्या होगा? सोचो सर, सोचो। क्या ये मेरा कॉम्बिनेशन मुझे कुछ पैरेलल दिख रहा है क्या? हाँ, पैरेलल दिख रहा है। अरे क्या इसकी ट्रिक हो सकती है क्या? अरे होगी सर, होगी। क्या करना है? सुनना, जितने भी दे रखे ना, अगर सारे के सारे सेम हो, सारे के सारे सेम हो तो किसी भी एक रेजिस्टेंस को ले लेना और जितने हैं उतने का क्या कर देना? भाग दे देना। कितने? 4। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? R/4 ओम। डायरेक्ट क्या करना है? जितने रेजिस्टेंस हैं उनको काउंट कर लो। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और सारे सेम है ना, तो उस n का ही क्या दे देना है? भाग। इसका मतलब इसकी ट्रिक क्या हो गई कि अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है तो किसी भी एक में जितने हैं उतने का क्या कर दो? भाग दे दो। ठीक है, अगर आप इससे भी कैलकुलेट करते ना 1/REQ से, पैरेलल है ना, तो भी क्या आता? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। अब आप 1/REQ एलसीएम लेते तो क्या आता? R। अब 1 + 1 + 1 + 1 क्या आ गया? 4/R। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? REQ चाहिए। क्या उल्टा हो जाएगा? हाँ, REQ बराबर क्या आ जाएगा? R/4। देखो मैच कर गया क्या आंसर? बात समझ में आई? समझ आ रहा है? चलो अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें प्रतिरोधों का संयोजन बहुत अच्छे से सीख जाओगे और श्योर है कि फिर तो पेपर में गलत होना ही नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह के प्रश्न करा रहा हूँ ना जो उठने के चांस हैं जिसी तरह के आएंगे। इतने ज़्यादा टफ भी नहीं आएंगे और इतने ज़्यादा इजी भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, देखिएगा एक प्रश्न कुछ इस तरह का आ सकता है सर, ये और ये। अब मुझसे पूछ रहा है ए और बी के मध्य का तुल्य प्रतिरोध बताओ, जबकि ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम। अब मैंने कुछ अलग दिए हैं, कुछ मान अलग दिए हैं। अब देखना सर, क्या ये वापस से मैं देखा जाए इसको अगर मैं इस तरह से पकड़ के खींचूँ ना, तो क्या ये ऊपर वाला एक कंप्लीट वायर बन जाएगा? क्या नीचे वाला भी एक कंप्लीट वायर बन जाएगा? क्या ऊपर वाला सीरीज में हो जाएगा? और सीरीज में होने के कारण 2 और 2 मिलकर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे क्या? इसका मतलब क्या ऊपर वाले दोनों रजिस्टेंसों को मिलाकर मेरा एक रजिस्टेंस 4 ओम का बन गया क्या? ये पॉइंट ए
और ये पॉइंट P। ठीक है, सिमिलरली क्या नीचे वालों का दोनों का मिलाकर क्या मेरा 2 ओम का बन गया क्या? अरे ये तो बड़ा इजी हो गया। अब एक चीज याद रखना, ट्रिक मत लगा देना, ट्रिक। दोनों अलग अलग है सर, दोनों अलग अलग है तो आपको इसी तरह से जोड़ना पड़ेगा। REQ 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 2, तो 1/REQ क्या आ गया सर? 3/4। लेकिन मुझे तो REQ चाहिए, और REQ चाहिए तो ये क्या हो जाएगा? 4/3। बोलो क्लियर है क्या? REQ का मान कितना आ जाएगा सर? 4/3। पीछे ओम आप लगा दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मात्रकों का विशेष रूप से महत्व होता है फिजिक्स में। बोलो क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? तो इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, और इसी तरह के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लास में भी हम इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।